प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और उसके अंतर्गत हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के महत्वपूर्ण और संभावित MCQs पर बात की है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर हमने बात की है। उन सभी प्रश्नों पर बात करने का प्रयास किया है जो प्रश्न आपको परीक्षा में अक्सर फंसाते हैं, वे प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर आते हैं, वे प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर आपसे गलत हो जाते हैं। ऐसे सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत शामिल किया है रिवीजन सीरीज डेली। रिवीजन सीरीज के डेली वीडियो का जो प्लेलिस्ट है, अगर उसको आप जा करके देखते हैं तो उसमें अब तक 25 से 27 वीडियो प्रेषित किए जा चुके हैं। और आज हम हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल की बात करेंगे। पुनर्जागरण काल को भारतेंदु युग भी कहा जाता है, उसकी बात करेंगे और उसके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह 29वां वीडियो है। तो आइए हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी व्याख्या मैं कम से कम करूंगा, सवाल आपसे अधिक पूछूंगा। उनका कारण यह है कि हमने जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पहले चलाई थी, वन लाइनर सीरीज चलाई थी, उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग पर खूब अच्छी तरीके से और खासा बातचीत हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे हाईटेक हिंदी से जुड़े हुए प्रतिबद्ध मित्र हैं, जो NTA NET JRF की TGT PGT की तैयारी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, उन्होंने उन प्रश्नों पर ध्यान दिया होगा और वे कमेंट करके हमें उत्तर जरूर देंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कवि भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं है। अब जैसे ही ये प्रश्न आए आपके जहन में भारतेंदु मंडल पूरा का पूरा घूमना चाहिए कि भारतेंदु मंडल के अंतर्गत कौन लोग आते थे। आपको पता है भारतेंदु ने अपने जो युग की शुरुआत की थी उसमें ढेर सारे कवियों को इकट्ठा किया था और उन सभी कवियों से एक तरीके की कविता लिखाने का प्रयास किया था जिनमें देशभक्ति या राष्ट्रवादी का जो स्वर था वो प्रमुख रूप से था। लगभग कवि जो थे वे ब्रज और हिंदी का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया करते थे। गद्य वे हिंदी में लिखते थे और काव्य वे ब्रज में लिखते थे। भारतेंदु ने उन सभी को शामिल करके एक अनूठे प्रयोग किए, नई गद्य विधाओं को हिंदी में शामिल किया और उन पर कार्य करवाना शुरू किया। ये सभी के सभी लोग पत्रकार थे और अपने अपने तरीके से ये पत्रों का संपादन भी करते थे। तो भारतेंदु मंडल में कौन शामिल नहीं है, इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। श्रीधर पाठक जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं, इनका भारतेंदु युग से कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं भारतेंदु मंडल की। तो भारतेंदु मंडल में आता कौन था? सर्वश्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आते थे, प्रताप नारायण मिश्र आते थे, ठाकुर जगमोहन सिंह आते थे, अंबिका दत्त व्यास आते थे, राधा कृष्ण दास जैसे महत्वपूर्ण कवि शामिल थे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन कौन से कवि ऐसे हैं जो साथ में पत्रकार थे और साथ में संपादक थे। उनके महत्वपूर्ण पत्रों के नाम क्या थे और कौन किसका संपादन करता था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है दीवाने ब्राह्मण। अब ये देखिए आपके लिए नई बात है। ये दीवाने ब्राह्मण किसका उर्दू कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन में सभी भारतेंदु युग के कवि दिए हुए हैं, राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह और प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की उर्दू कविताओं के संग्रह का नाम है दीवाने ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है। पूछा गया है नहीं किया है, इस पर आपको ध्यान देना है, नहीं शब्द पर। भारतेंदु ने नहीं किया है यानी कि 3 पत्रिकाएं इसमें ऐसी हैं जिनका संपादन भारतेंदु ने किया है और उनके नाम क्या हैं? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी पत्रिका। इन 3 पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। जबकि ये जो आनंद कादम्बिनी है ऑप्शन डी, इसका संपादन किसने किया था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। और ये पत्रिका जो है भारतेंदु ने इसका संपादन नहीं किया था। आप हमें कमेंट करके बताएंगे इन पत्रिकाओं के निकलने के
का प्रकाशन वर्ष क्या है, कब ये पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, कमेंट करके आप हमें इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने काल चक्र की भूमिका किस वर्ष लिखी। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। काल चक्र की भूमिका किस वर्ष लिखी है, इसका सही उत्तर होगा 1873। 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काल चक्र की भूमिका लिखी है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु का क्या नाम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु का क्या नाम था, इसका सही उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु थे। आप हमें बताएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का संबंध कहाँ से है, वे उर्दू के हिमायती थे या संस्कृत हिंदी के हिमायती थे, और उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। लल्लूलाल, सदल मिश्र और जगमोहन सिंह, इनमें से लल्लूलाल और सदल मिश्र का संबंध कहां से था, किस संस्थान से था, यह भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। बहुत बार परीक्षा में आया है, महत्वपूर्ण है, इसका आसान सा उत्तर है मिराजुल आस्कीन। मिराजुल आस्कीन जो रचना है, ये दक्षिणी हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी गद्य का प्राचीनतम लेखक किसे माना जाता है। ये प्रश्न भी हमने आपको पहले भी बताया है। ख्वाजा बंदा नवाज गेशु दराज जो थे, इनको दक्षिणी हिंदी गद्य का प्राचीनतम गद्य लेखक माना जाता है। ये सभी के सभी मुल्ला वजही, मोहम्मद शरीफ, मुल्ला वजीउल्ला, ये सभी के जो सभी नाम हैं चारों, ये सभी दक्षिणी हिंदी से संबंधित हैं। लेकिन प्राचीनतम गद्य लेखक की अगर बात की जाती है तो उसका नाम है ख्वाजा बंदा नवाज गेशु दराज। अगला प्रश्न है, प्रजामित्र अखबार कहाँ से निकलता था। प्रजामित्र अखबार कहाँ से निकलता था, यह अखबार कलकत्ता से निकलता था। आप हमें कमेंट करके बताएंगे बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ता और आगरा से अन्य कौन कौन से अखबार निकलते थे। ये हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मित्रों, कल जो पिछला वीडियो आपका आया था वो कहानियों पर केंद्रित था। यूनिट 7 के अंतर्गत कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया, हमने उसको प्रेषित किया था अपने चैनल पर। जिन मित्रों ने अभी भी उस कहानी को नहीं देखा है, उनको जा करके उस कहानी को देखना चाहिए। अपने अधिकतर मित्रों को आप उस कहानी को शेयर करें, ताकि अगली कहानी हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आ सकें। यूनिट 7 के अंतर्गत कहानियां लगी हुई हैं। जितनी जल्दी कहानी खत्म होगी, उसके तुरंत बाद हम उपन्यासों पर बात करना शुरू करेंगे। प्रजा हितैषी अखबार के संपादक थे। प्रश्न पूछा गया है, प्रजा हितैषी अखबार के संपादक कौन थे। इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे, राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी अखबार के संपादक थे। हिंदी का पहला पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ था। उद्दंत मार्तंड, प्रजा हितैषी, बनारस अखबार और प्रजामित्र, सभी हिंदी के पत्र हैं। पूछा जा रहा है इसमें पहला पत्र कौन है, तो आपको सबको पता है पहला पत्र का नाम था उद्दंत मार्तंड। पहला पत्र कौन सा था, उद्दंत मार्तंड था, जिसे जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से प्रकाशित किया था। अब ये प्रश्न पूछा गया, हिंदी का पहला पत्र किस तिथि को प्रकाशित हुआ था। तिथियों में देखिए सन सभी जगह पे सेम है। इसने घालमेल क्या किया गया है ऑप्शन में कि जो महीनों के नाम हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग डाले गए हैं, सितंबर, अगस्त, मई और अप्रैल। अब ऐसे प्रश्न आपको जब बिल्कुल क्लियर कट होंगे तभी आप इनका उत्तर बता पाएंगे। 30 मई 1826 जो है ये हिंदी का पहला पत्र जो उद्दंत मार्तंड है उसके प्रकाशन की सही तिथि है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को स्वतंत्रता पूर्व युग और स्वतंत्रोत्तर युग में बांटने की सलाह किसने दी थी, या किसने बांटा है, अपनी पुस्तक में किसने बांटा है, ये सुझाव किसने दिया है। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक, और उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उस पुस्तक में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल को, जिसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है और जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है, जिसे वर्तमान काल और परिवर्तन काल भी कहा जाता है, उसको डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने स्वतंत्रता पूर्व युग और स्वतंत्रोत्तर युग में बांटने की सलाह दी थी। अब यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इनके हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तकों के क्या नाम हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पुस्तकों पर हमने रिवीजन सीरीज डेली के अंतर्गत ही 2 वीडियो बनाए थे।
वस्तुतः साहित्य में आधुनिकता का वाहन प्रेस है। महत्वपूर्ण बात देखिए, आपसे पूछा भी जाता है अक्सर कि आधुनिकता से आशय क्या है, तो आधुनिकता का वाहन क्या है? प्रेस है, और उसके प्रचार के सहायक है यातायात के समुन्नत साधन। यह कथन किस हिंदी के मूर्धन्य विद्वान का है? पूछा गया है वस्तुतः साहित्य में आधुनिकता का वाहन प्रेस है और उसके विचार के सहायक हैं यातायात के समुन्नत साधन। यह कथन किस हिंदी के मूर्धन्य विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी और भगवत शरणोपाध्याय ऑप्शन में दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि आधुनिकता का आगमन जो है वो प्रेस के आने से हुआ है और उसका प्रचार प्रसार हुआ है यातायात के समुन्नत साधनों की वजह से। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। आपसे भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि आधुनिकता से क्या आशय है, और तब पता लगता है कि आप हक्का बक्का हो जाते हैं, आप बता नहीं पाते हैं। इन कथनों को, महत्वपूर्ण कथनों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपकी जो एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा है उसमें कथन और कारण से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि आधुनिकता से आशय है, और कारण के रूप में ये दो कारण दिए जाएंगे आपको, एक तो प्रेस दिया जाएगा और दूसरा यातायात दिया जाएगा, और जब ऑप्शन आएंगे तो उनको आपको सही करना होगा। फिलहाल इसका जो उत्तर है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सामंती अंधविश्वासों से बाहर निकलकर जो साहित्य ज्ञान विज्ञान, यहाँ लिखा है सामंती अंधविश्वासों से बाहर निकलकर जो साहित्य ज्ञान विज्ञान और कलात्मक सौंदर्य की ओर अग्रसर होता है वह आधुनिक है। आधुनिक क्या है? आधुनिकता वह है जहाँ तर्क की शुरुआत होती है, अंधविश्वासों की समाप्ति होती है और ज्ञान विज्ञान का प्रसार होता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ आधुनिकता का आगमन होता है। आधुनिकता के आगमन की खास बात क्या है? खास बात है ज्ञान विज्ञान का प्रसार, प्रेस की स्वतंत्रता, यातायात के समुन्नत साधन और मानसिकता के रूप में तर्क वितर्क करने की शक्ति। जब ये सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं, जब इन सारी चीजों का समुच्चय हो जाता है, तो वहां आधुनिक या आधुनिकता की संकल्पना प्रवृत्त होती है। अभी ये प्रश्न पूछा गया है कि सामंती अंधविश्वासों से बाहर निकलकर जो साहित्य ज्ञान विज्ञान और कलात्मक सौंदर्य की ओर अग्रसर होता है वह आधुनिक है, किस विद्वान ने माना है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कौन है? इस पर हमने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया है जीवनी के अंतर्गत, व्यक्तित्व कृतित्व सीरीज के अंतर्गत हमने डॉक्टर रामविलास शर्मा पर वीडियो बनाया है। उनके जीवन से संबंधित, उनके कृतित्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की उसमें बात की गई है। जो हमारे प्रतिबद्ध मित्र हैं, जो हमारे ऐसे मित्र हैं जो संलग्न हैं, आगे आने वाली परीक्षाओं की दिशा में अग्रसर हैं, उन मित्रों को इस वीडियो को जाकर के देखना चाहिए। वैसे जिसे हम आधुनिक कहते हैं, प्रश्न है, वैसे जिसे हम आधुनिक कहते हैं वह कार्य कई बातों का एक सम्मिलित नाम है। औद्योगिक आधुनिकता की पहचान है। औद्योगिक साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देते हैं। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है। किसका कथन है ये पूछा गया। इसमें दो तीन बातें कही गई हैं, एक औद्योगिक, दूसरी साक्षरता और तीसरा नगर सभ्यता। ये तीन चार बातें अगर शामिल हो तो क्या है, आधुनिकता का गुण किसने माना है? ये माना है रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने माना है? रामधारी सिंह दिनकर। इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। इसे आप सबको पढ़ना चाहिए और जरूर पढ़ना चाहिए। भले ही ये आपके सिलेबस में नहीं लगी है किताब, लेकिन अति महत्वपूर्ण है और इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है। संप्रदाय स्थिति संरक्षक है, परंतु परंपरा से आधुनिकता का वैसा विरोध नहीं होता। दोनों ही गतिशील प्रक्रियाएं हैं। दोनों में अंतर केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच बड़ा अंतिम चरण है, जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ गतिशील कदम है। किसका कथन है ये पूछा गया है, और ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आधुनिकता और परंपरा पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विशेष ध्यान दिया था और उनका ये मंतव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आते आते जो है लगभग अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की इतिश्री करना शुरू कर दिया था, और छायावाद पर तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की समाप्ति कर दी थी। जो उनकी पुस्तक 1929 में आती है, जिसका संशोधित संवर्धित संस्करण 1940 में आता है, उस किताब को उन्होंने छायावाद युग आते आते खत्म कर दिया था। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने बाद के समय के छायावादोत्तर काल और प्रगतिवाद पर अन्य चीजों पर भी
विशेष ध्यान दिया था? इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को नाम क्या दिया था? गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है। आदिकाल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? भक्ति काल और रीति काल को आचार्य शुक्ल ने दो नाम कौन कौन से दिए हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यहां पूछा गया है कि मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा परिवर्तन काल या वर्तमान काल। ये नाम किसने दिया है? मिस्र बंधुओं ने दिया है। मिस्र बंधुओं की महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है? हिंदी नवरत्न और मिस्र बंधु विनोद नाम की इनकी पुस्तक है। मिस्र बंधुओं के नाम क्या थे? मिस्र बंधुओं में 3 भाई आते थे, उन तीनों के नाम क्या थे वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कविता वर्धनी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कविता वर्धनी सभा की स्थापना काशी में हुई थी। किया किसने था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इलाहाबाद, लखनऊ और मिर्जापुर से कौन कौन सी पत्रिकाएं निकलती थी ये आप हमें लिख करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आप सोच रहे होंगे कि हर प्रश्न के साथ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमने सीरीज चलाई थी 25-30 वीडियो में करीब करीब हमने 1800 से 2000 प्रश्नों का रिवीजन करवाया था और उनमें इन सब प्रश्नों पर गहनता से बात की गई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे मित्र जो प्रतिबद्ध हैं, जो सीरियस हैं, जिन्होंने उसको देखा है, उनको कमेंट जरूर करना चाहिए। हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये बहुत आसान सा प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी हम बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं और जब हम उनकी जीवनी लेकर के आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि वे किस प्रकार नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म मृत्यु की सही तिथि क्या है? ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1850 और 1885 ईस्वी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की सही जन्म तिथि है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, इश्क लता किसकी पुस्तक है? अधिकतम मित्रों ने सही उत्तर दिया था, यह घनानंद की पुस्तक है। बहुत सारे मित्रों ने कमेंट करके सही उत्तर दिया है। और आज के वीडियो का प्रश्न है, उर्दू में रसा उपनाम से कविता करने वाले कवि थे। उर्दू में रसा उपनाम से कविता करने वाले कवि कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन दिए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कमेंट करने से आपको 2 फायदा होगा। यदि प्रश्न का उत्तर गलत होगा तो आप एक नया प्रश्न सीखेंगे। यदि आपके प्रश्न का उत्तर सही होगा तो आप में कॉन्फिडेंस का भाव बढ़ेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। तो इस प्रकार रिवीजन सीरीज के अंतर्गत ये रहा 29वां वीडियो। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगला वीडियो लेकर के हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।